नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल है और आपको मालूम है कि एक वर्ग की पूरी दुकान चलती है। नरेंद्र मोदी संघ के बीच में तकरार चल रहा है, बड़ा झगड़ा बढ़ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये पता नहीं, संघ का होगा कि मोदी का होगा। दोनों में तलवारें खिंच गई हैं, दोनों आमने-सामने हैं, दो फाड़ हो गया है। संघ कह रहा है मेरी चलेगी, मोदी कह रहे हैं मेरी चलेगी और दोनों के बीच में भयंकर रस्साकसी चल रहा है, तलवारें खिंच गई। ये सारी की सारी बातें कपोल कल्पना साबित हो जाएंगी। संगठन है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, संगठन में कुछ बातें ऊंच नीच होती रहती हैं। लेकिन संघ का प्रति नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, ये संघ जानता है और नरेंद्र मोदी को लेकर के संघ क्या सोचता है, ये भी संघ जानता है। लेकिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सबसे बड़ा सीक्रेट अगर आप कहें तो नरेंद्र मोदी का सामने आ गया है और वो इन लोगों की नींद हराम कर देगा। और इसीलिए बेचैनी है एक खास गैंग में कि ये क्या हो रहा है। अभी जब ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया है तो मोदी विचलित नहीं हो रहे हैं, मोदी परेशान नहीं हो रहे हैं। मोदी तो घिर गए हैं चारों तरफ से, चक्रव्यूह हमने तैयार कर दिया तो मोदी तो को कोई अकलाहट नहीं है। इसके पहले कि मूल विषय पर आऊं, आपको एक दो आंकड़ा दे देता हूं जो इसी के रेफरेंस में है। भारत में भारत में अभी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो जिसको कहते हैं, ये लेबर फोर्स का एंगेजमेंट जो होता है, एलपीई, लेबर फोर्स एंगेजमेंट, उसका जो रेशियो है भारत में, वो 50% से अधिक है। मतलब जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जो वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स का जो टोटल एंगेजमेंट है वो 50% से अधिक है और 47% जो है वो 15 वर्ष से ऊपर की आयु का है। लेकिन आप जैसे जैसे आयु वर्ग में ऊपर जाएंगे तो लेबर एंगेजमेंट की संख्या, रेशियो बढ़ते जाएगा। एंड ठीक इसके अपोजिट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो अभी कुछ दिन पहले तक 7.7% था, वो अप्रैल में घट करके 5.1 हुआ और अभी मई जून में थोड़ा सा उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट में 5.6 के आसपास चल रहा है। भारत के अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो ये है। अब ये आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूं? ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि लेबर एंगेजमेंट क्या है, लेबर फोर्स का एंगेजमेंट क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा आंकड़ा होता है। अनएम्प्लॉयड हैं यूथ, लेकिन जो लेबर एंगेजमेंट है इकोनॉमी में, उसका रेशियो कम नहीं है वो। लेकिन उस इकोनॉमी को कहा जा रहा है डेड इकोनॉमी। और डेड इकोनॉमी कोई, चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कह देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं लोकसभा में, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। कोई बात नहीं है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसकी लड़ाई चल रही है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की। और ये आंकड़ा छिपा हुआ नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। उस इकोनॉमी में अगर राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी नजर आता है तो राहुल जी ही अब इसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में एक टर्म चला करता था इकोनॉमी को लेकर के, और उस टर्म का नाम था
हिंदू ग्रोथ रेट, देखिए किस किस प्रकार के षड्यंत्र चले। हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया हिंदू ग्रोथ रेट? इसके पीछे साजिश क्या थी? और इन्हीं की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में हिंदू ग्रोथ रेट को प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। हम लोगों जैसे इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी ने हिंदू ग्रोथ रेट पढ़ा और वो 2.3%, 1.2%, 2.5% इसी में वैरी करता रहा। सोची समझी साजिश के तहत इस शब्द को इनकॉर्पोरेट किया गया। निशाना कुछ और था, उस पर मैं कभी अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि मूल मुद्दे पर आना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी पढ़ते थे हिंदू ग्रोथ रेट, मतलब पिछड़ा ग्रोथ रेट। इकोनॉमी में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, इसका सीधा मतलब होता था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। डेवलपिंग इकोनॉमी भी नहीं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग हुआ, डेवलपिंग से आप डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा भारत, तो भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बना लेगा। ये प्रधानमंत्री लक्ष्य रख रहे हैं। आज मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं कि क्या सीक्रेट आया है सामने, और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए क्या सीक्रेट है वो मैं बताऊंगा। पहले जरा इसकी चर्चा हो जाए, क्योंकि ट्रंप महोदय ने कह दिया डेड इकोनॉमी, और हमारे राहुल गांधी जी इको करने लगे, एकदम भरवेटम करने लगे कि डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी। सारे इकोनॉमी के पैरामीटर्स, अब वो हिस्ट्री के छात्र रहे हैं, अब उनको इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेंट स्टीफेंस में ये हिस्ट्री के छात्र रहे हैं, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को उस तरह से तवज्जो नहीं दिया होगा। जो इनके सलाहकार बोलते होंगे वही बात कर देते होंगे। कभी इनके जो आरबीआई के गवर्नर थे वो इनके देश जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, तो वो इनको बतला देते होंगे, क्योंकि आजकल वो वर्ल्ड सेटलमेंट बैंक जो है, इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, उसमें जाकर के कुछ करते हैं, क्योंकि जब ये लोग अपनी सेवा खत्म करके अपने आका के पास पहुंच जाते हैं। हमारा रिजर्व बैंक भी इनसे गवर्न, अब हमारी सरकार गवर्न कुछ नहीं कर पाती है। वो उसके ऊपर किसका सानिध्य रहा है, उसके ऊपर किसका आधिपत्य रहा है, सानिध्य कहना तो ठीक नहीं होगा, आधिपत्य रहा है, इस पर भी मैं एक अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी जिस इकोनॉमी में अभी तक 90s, लेट 90s तक लोग पढ़ रहे थे हिंदू ग्रोथ रेट, अब शायद वो हिंदू ग्रोथ रेट की चर्चा नहीं होती। और इसके लिए भी राहुल गांधी जी की परिवार को श्रेय नहीं है, इसके लिए भी श्रेय किसी कांग्रेस के एक नेता को अगर जाता है जिसने पूरी इकोनॉमी की पूरी धारा बदल दी। हालांकि उससे कुछ दुर्गुण भी हुए, लेकिन भारत में अगर प्रोस्पेरिटी का बाजार जो अभी चमकता हुआ दिख रहा है, उस प्रोस्पेरिटी का अगर कोई बाजार किसी ने ओपन किया, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की उसमें बड़ी भूमिका थी, जिस नरसिम्हा राव के शव को कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखने नहीं दिया। यह है कांग्रेस पार्टी, ये है राहुल गांधी जी का अतीत। और वो राहुल गांधी जी अभी कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी। कम से कम अपने नरसिम्हा राव के जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है इंडिया को, उसकी सराहना कर लेते। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, और बाद में फिर वित्त मंत्री बने। लेकिन इन्होंने सारा श्रेय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को दे दिया, श्रेय जाना चाहिए था नरसिंह राव को। नरसिंह राव विजार्ड थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही ब्रिलियंट ब्रेन थे, 8 भाषाओं के तो जानकार थे वो खुद। तो उनको भारत के भी बारे में पता था और विदेश दुनिया के भी बारे में पता था, दुनिया के इकोनॉमी के भी बारे में पता था। और ये तब हो रहा था मित्रों, नरसिम्हा राव का ये तब हुआ था जब चंद्रशेखर के जमाने में हमने सोना गिरवी रखा था।
डेड इकोनॉमी इसको कहते हैं। और उस चंद्रशेखर को समर्थन कौन कर रही थी बाहर से? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी समर्थन कांग्रेस की चंद्रशेखर की सरकार को, जिसके जमाने में वित्त मंत्री थे ये माननीय यशवंत सिन्हा साहब। हालांकि बाद में आकर के बीजेपी में वो भी वित्त मंत्री बन गए थे, लेकिन जो यशवंत सिन्हा साहब ताल ठोकते हैं, वो माननीय यशवंत सिन्हा के जमाने में सोना को गिरवी रखना पड़ा था। भारत को सर्वाइवल का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा था। इसको कहते हैं डेड इकोनॉमी, जिसको आपकी पार्टी समर्थन दे रही थी चंद्रशेखर के जमाने में। आज जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1 टू 5.6, और उसमें भी जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देखिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेजी दां लोग हैं ना, मोदी की सरकार कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण इकोनॉमी के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए। तो ये मोदी की सरकार का आंकड़ा मैं दे रहा हूं। रूरल इकोनॉमी में जो रूरल हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रेट 4.7% के आसपास कम है। मतलब गांव में लोगों को रोजगार अधिक मिल रहा है। गांव में रोजगार के, अब याद कीजिए, इन्हीं के परनाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था कि डेमोक्रेसी तब मजबूत होगी जब पार्लियामेंट लोगों की दहलीज पर चला जाए, संसद लोगों की दहलीज पर जाए, ना कि लोग संसद की दहलीज पर आए। मतलब जस्ट अपोजिट कर दें। मतलब सत्ता की बागडोर गांव से हो, और गांव तब होगा जब गांव मजबूत होगा। और गांव मजबूत कब होगा? आर्थिक रूप से जब गांव मजबूत होगा, तभी उसकी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ेगी। जब आर्थिक संपन्नता आएगी, तभी उसकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ेगी। बड़ा अच्छा दर्शन था पंडित जी का। अब पंडित जी के दर्शन को पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने सफलीभूत कर दिया, सफल कर दिया। इसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को ले जाकर के ग्रामीणों के दहलीज पर खड़ा कर दिया। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.7% के आस, मतलब गांव में लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और जो टोटल वर्क डेज है इन ए ईयर, उसकी संख्या भी रूरल इकोनॉमी में ज्यादा हो रही है, गांव में अधिक है। हाँ, शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रोपोर्शनेटली अधिक है, 7.7% के आसपास। तो ये प्रोपोर्शनेट, अगर आप कहेंगे कि रूरल क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4.7 और इधर 7.7, तो इसमें जरूर अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहां अवसर की कमी है। बिल्कुल मैं मानता हूं वहां कमी है। और अगर टोटलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो वो 5.1 टू 5.6%, जो प्रेजेंट आंकड़ा है उसकी मैं बात कह रहा हूं। एंगेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो एक तरफ तो इकोनॉमी हुआ करती थी हिंदू ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति था आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब 1992, ये तब हुआ जब चंद्रशेखर की उस सरकार के बाद, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग डेड हो चुकी थी। डेड शब्द का उस वक्त के लिए आप इस्तेमाल करते, क्योंकि गिरवी रख करके किसी तरीके से हमको इकोनॉमी चलानी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था, हम कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति को से बाहर निकाला आपकी ही पार्टी की सरकार के मुखिया नरसिम्हा राव ने। आपने उन्हें इज्जत नहीं दी, कोई इज्जत नहीं दी, तो जाहिर है आप मोदी को कैसे इज्जत देंगे? अब मोदी उस दौर से निकाल करके 2014 में जब मोदी सरकार में आए, उसके बाद पिछले 11 वर्षों का इतिहास, इकोनॉमी डेड नहीं हुआ, इकोनॉमी डाउन नहीं गया। कुछ हिकअप्स इकोनॉमी में आते हैं, ये दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको कहेगा। लेकिन अब भारत को कोई हिंदू ग्रोथ रेट की नजर से नहीं देख रहा है। ये कम बड़ी बात है क्या? दुनिया की जितनी एजेंसी है उसमें से कोई, और ये वर्ल्ड बैंक के हैं, आईएमएफ के रिपोर्ट्स हैं कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तेजी से बढ़ती हुई नहीं, 206, 205 जितने देश हैं, छोटे छोटे देश को छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो,
इन सारे देशों को ध्यान में रखते हुए आप चौथे नंबर पर पहुंच रहे हैं। उस इकोनॉमी को आप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। तो हिंदू ग्रोथ रेट को क्या कहिएगा? सोना गिरवी रखने वाले को क्या कहिएगा? खैर चलिए, आपकी स्मृति लोप हो गई है, आप चले गए, कोई बात नहीं। अब मोदी का कौन सा सीक्रेट आ गया सामने? मोदी ने तय कर लिया है कि ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और दूसरा, पार्टी के स्तर पे ओवरहॉल करेंगे। पूरी ओवरहॉलिंग होने जा रही है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया। कायदे से प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए था, राज्यसभा में भी। अगर प्रधानमंत्री नहीं देते हैं तो जो राज्यसभा के नेता हैं, जो रूलिंग पार्टी के हैं, राज्यसभा के नेता कोई अपोजिशन के नेता नहीं है, रूलिंग पार्टी के नेता है, तो जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं वो जवाब दे सकते हैं, उनका पहला अधिकार होता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन माननीय जेपी नड्डा जी की जगह पे रक्षा मंत्री ने भी जवाब नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन के सारे सवालों का जवाब दिया। लोकसभा में मोदी ने जवाब दिया, राज्यसभा में अमित शाह ने जवाब दिया। ये पूरा का पूरा संकेत है दोस्तों, मित्रों, कि नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि पार्टी के स्तर पे और सरकार के स्तर पे कंप्लीट ओवरहॉल, और 2047 के लक्ष्य के लिए अगले 5 साल में ऐसी नींव तैयार कर देना जिस नींव से ट्रंप को भी जवाब हो, और 29 का सेमीफाइनल भी हो जाए, और 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य भी तय हो जाए। और इसके लिए मोदी ने 2 मोर्चों पर काम शुरू कर दिया। एक तो सरकार के मोर्चों पर, सरकार में आने वाले दिनों में मेजर रीसफल होगा, और पार्टी के स्तर पे तो समझिए नीचे से लेकर ऊपर तक बदल जाएगा। और ये बदलना ये अवश्यंभावी इसलिए है क्योंकि जब इतने दिनों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नए आएंगे तो उनकी टीम अलग बनेगी, और फिर वो टॉप डाउन अप्रोच जाता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें परिवर्तन होता है। ये कोई नई बात नहीं है। तो ओवरऑल तो ऑलरेडी वहां अपेक्षित है ही। अब इसमें कैच क्या है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है मित्रों कि अभी जो ये जो चंडू खाने की खबर चल रही थी कि तलवार खिंच गई है मोदी और भागवत के बीच में, वो कपोल कल्पना साबित हो गई। मोदी और भागवत के बीच में मतैक्य हो गया है। मैंने आपको कहा था, अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये परिस्थिति नहीं है किसी भी तरह के तकरार की, और कहीं से भी तकरार को पनपने देने की। अगर इस परिस्थिति में तकरार पनपा तो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो लोग ताक लगाए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए, वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, वाजपेयी जी तो कवि हृदय थे, संवेदनशील थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो चट्टानी फैसला नहीं लेते थे, लेते थे। दुनिया ने उनको डराने की कोशिश की पोखरन पे, पोखरन किया। जो काम पीवी नरसिम्हा राव नहीं कर सके थे, पीवी नरसिम्हा राव पोखरन का विस्फोट करने जा रहे थे, लेकिन लीक हो गई खबर, वो रुक गए। वाजपेयी के कार्यकाल में खबर लीक नहीं हुई। तो ये जो लोग कहते हैं कि वाजपेयी बड़े सौहृदयता अलग बात है, लेकिन प्रशासन में उनकी कोई ढिलाई नहीं थी। प्रशासन बहुत चुस्त था, और मैं एक दो बार मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो कभी और दूंगा।
लेकिन वाजपेयी ने खबर लीक नहीं होने दी और पोखरण विस्फोट किया और अमेरिका का सैंक्शन सहा और अमेरिका को ठेंगे पर रखा। कुछ नहीं हुआ पोखरण के सैंक्शन से। इसीलिए मोदी को जो अभी ट्रंप डराने की धमकी दे रहे हैं, इस वोलाटाइल इकोनॉमी में, इस वोलाटाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, ये बिल्कुल हास्यास्पद है और इसीलिए वहां पर बड़ी किरकिरी हो रही है। मैं ट्रंप के समर्थन में रहता हूं वैसे, लेफ्ट लिबरल के खिलाफ, लेकिन अभी जो ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, अब वो क्यों ले रहे हैं? अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं। उनकी इकोनॉमी को बाइडेन ने तबाह कर दिया था, क्योंकि कोविड के दौरान तो उन्होंने बिलियन डॉलर खजाने से खर्च कर दिया और लुटा दिया, फार्मा माफियाओं को दे दिया। अब उसकी रिकवरी ये टैक्स इंपोज करके ट्रंप कमाना चाहते हैं, टैरिफ बढ़ा करके कमाना चाहते हैं, भगवान जाने। लेकिन ये उस बात को तो छिपा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे टैरिफ बढ़ाना पड़ रहा है। ये दिखा रहे हैं कि हम चौधरी हैं, इसलिए हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे और हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी बात का खंडन करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। तो सिर्फ हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि जब पोखरण विस्फोट हुआ था, तब भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था और प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने उस सैंक्शन को ठेंगे पे रखा और पूरी तरह से आंख दिखा दिया, बोला कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और फिर जब कारगिल हुआ 99 में, कारगिल के बाद भी, जो युद्ध के बाद जो विभीषिका भारत झेल रहा था, उसके बाद भी भारत आराम से निकल गया और इकोनॉमी को मजबूत करता रहा। और याद होगा कि फिर वो इकोनॉमी एक प्रकार से इनके लिए लायबिलिटी बन गई, क्योंकि इंडिया साइनिंग का नारा आ गया। आप सोचिए, 99 में जो सरकार युद्ध लड़ती है, उसके बाद 2003 और 4 तक आते आते, 4 में चुनाव था, 3 के बाद से ही ये नारा चलने लगा, इंडिया साइनिंग। मतलब भारत को इस स्तर तक लेके पहुंच गए थे वाजपेयी, जहां आप ये कहने की स्थिति में आए कि इंडिया साइनिंग। हालांकि वो सच्चाई से थोड़ा दूर रह गया वो नारा, और इस वजह से उनको हार भी झेलनी पड़ी। और इसकी बात स्वयं वाजपेयी जी ने अपने मीटिंग में, क्लोज डोर मीटिंग में कहा था कि ये हम लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन चले गए हैं, जो स्थिति है नहीं हम लोग उसको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जो हमारे लिए बूमरैंग कर जाएगा, और वो हुआ। उनकी सरकार चली गई और उसका फायदा अपोजिशन को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला, यूपीए को मिला, यूपीए सरकार में आ गई। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार दुनिया को मोदी से पाला पड़ा है और ट्रंप खुद कहता है कि मोदी एक टफ बार्गेनर है। तो आर्थिक मोर्चे पर मोदी ने प्लानिंग कर ली, अगले 5 साल की तैयारी कर लिया। हमें किसे अपना दोस्त अभी बनाना है, किसी को हमें नाराज भी नहीं करना है, और अपनी इंटरनल इकोनॉमी को कैसे दुरुस्त करना है, मोदी विचार कर रहे हैं। इसीलिए कैबिनेट में मेजर रिसफल देखने को मिल सकता है। मुमकिन है कि निर्मला सीतारमन जी को रिसफल किया जाए, मुमकिन है। नड्डा साहब जिस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, उसी को संभालते रहेंगे। इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जा ही रहा है। नड्डा को क्या भूमिका देंगे, नहीं देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे मंत्रालय में आमूल चूल परिवर्तन के संकेत साफ दिख रहे हैं, जिसे यह सोशल मीडिया पर प्रचारित कर रहा है कि मोदी और भागवत में ठन गई है। असल में तैयारी मोदी और भागवत की यह हो रही है कि 2029 तक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए। और ये मोदी को मालूम था कि इस तरह की बातें हो सकती हैं, अमेरिका हमें आंख दिखा सकता है। ट्रंप के साथ जो रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं, उसका खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ सकता है, तो हम तैयार रहे। तो मोदी तैयार है। मोदी को उनके मोल ने कुछ गलत सलाह दे करके मोदी से कुछ गलतियां जरूर करवाए, लेकिन अब मोदी ऐसी गलती करने नहीं जा रहे हैं। मोदी सतर्क हैं और मोदी जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं अगले 5 साल की सरकार के स्तर पे। और दूसरा, संगठन के स्तर पे संघ के सहयोग से मोदी और संघ के ज्वाइंट उम्मीदवार आएंगे। अब से सिर्फ 1 महीने 7 दिन के बाद भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उसका अभी नोटिफिकेशन आएगा, मतलब 9 सितंबर 2025 को।
अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इतना तय है कि वो संघ की पृष्ठभूमि का होगा। अभी एक और बात हो रही थी कि ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार अभी फटाफट 2 बार उन्होंने दिल्ली की यात्रा की है। दिल्ली में किनसे मुलाकात हुई है, क्या मुलाकात हुई है, धनखड़ को लेकर के जो उनकी पुरानी आपत्ति थी, उस पर कोई टिप्पणी हुई थी। तो क्या वसुंधरा राजे किसी दौर में हैं? उनको कहीं कुछ एडजस्ट किया जा सकता है? ये सारी इन सारी बातों पर चर्चा चल रही है। शिवराज सिंह चौहान हैं, संजय जोशी का भी नाम चल रहा है। आप बिल्कुल मत मानिए कि संजय जोशी से एकदम दुश्मनी उसी स्तर का बरकरार है। वो 2013 और 2025 में गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब मोदी के लिए कोई दुश्मन नहीं है पार्टी में, बिल्कुल नहीं। अब मोदी किसी से मोदी लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। मोदी अपनी पारी खेल चुके हैं। 3 टर्म तक मुख्यमंत्री, 3 टर्म तक प्रधानमंत्री, और निश्चित रूप से जब 2025 में 2029 में मोदी 80 के हो जाएंगे, तो मोदी नहीं चाहेंगे कि हम 2029 के बाद भी खड़े रहें। हालांकि प्रिडिक्शन करने वाले तो लोग कह रहे हैं कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। वो अब क्या एस्ट्रोलॉजिकल उनका कैलकुलेशन है, मुझे नहीं मालूम। करें नहीं करें वो अलग विषय है, लेकिन मोदी 2029 तक हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे तो मान के चलिए वो प्रधानमंत्री ही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कहीं जा नहीं रहे हैं। तो 2029 की आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्लानिंग हो रही है। और आप चौंकिएगा नहीं अगर यह भी हो जाए कि संजय जोशी संगठन में आ जाएं या संजय जोशी सरकार में आ जाएं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी अब इस तकरार में नहीं पड़ने वाले हैं कि अपने से कनिष्ठ, अभी संजय जोशी की उम्र 61-62 की है, तो उम्र का भी फासला, उसके बाद या 63 का होगा, बहुत होगा तो उम्र का भी बड़ा फासला, अनुभव का भी बड़ा फासला। अब यह हो सकता है कि उनके जो दूसरे साथी हैं अमित शाह, उनको लेकर के थोड़ी असहजता होगी, लेकिन पार्टी में असहजता रहती है। पार्टी अपना काम ठीक से कर लेगी। इसलिए यह कहना कि संजय जोशी बिल्कुल अछूते नहीं आने देंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। दोनों में मतैक्य हो सकता है। संघ और मोदी में एकजुटता हो सकती है इस मुद्दे पर भी, और उस मुद्दे पर भी विचार कर रहा है संघ भी और मोदी भी, कि अभी हमको अगर लक्ष्य बड़ा हो गया, देश बड़ा हो गया मोदी के लिए, अब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मोदी ये चाहते हैं, चाहेंगे कि हमारे रहते हुए हम देश को ऐसे कालखंड में लेके चले जाएं जहां लोग मोदी की चर्चा करें कि मोदी ने ये कर दिया, और मोदी इसके भूखे भी हैं। और ये भूख किसी नेता को रहनी भी चाहिए। ये भूख रहनी चाहिए कि उनका इमेज लार्जर देन लाइफ हो, और वो अपने जीवन काल में ही इस इमेज को पुष्ट कर लेना चाहते हैं। और ये अगर कोई ख्वाहिश है तो अच्छी ख्वाहिश है, बुरी ख्वाहिश नहीं है, ये अच्छी ख्वाहिश है। तो मोदी और संघ के बीच में जो तकरार की खबर है वो विराम हो चुका है। और ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं, धनखड़ के इस्तीफे की और ट्रंप के एक्शन की, और ऑपरेशन सिंदूर पर जो पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई है, ये तीनों घटनाएं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि संघ और बीजेपी के बीच में रिश्ते, और मतलब बीजेपी के बीच में रिश्ते का मतलब मोदी के बीच में रिश्ते और गहरा गए हैं और घनिष्ठ हो गए हैं। हां, ये जरूर है कि संघ की बात को मोदी अब जरूर मानेंगे। उनको लग रहा है कि संगठन अभी जिस रूप में कार्य कर रहा है, अगर इस रूप में कार्य करता रहा तो 29 का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जो संघ के पसंद के लोग हैं, पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो संगठन में जगह जरूर पाएंगे, और उसमें कोई मोदी को कोई विरोध नहीं होगा। अब पावर पॉलिटिक्स में हर लोगों को खतरा जरूर रहता है, तो एक शंका जरूर मोदी के भी मन में होगी। लेकिन मेरा जहां तक जो मेरी समझ है, मेरी समझ ये कहती है कि मोदी अब विक्टिमहुड या विक्टिम कार्ड जैसे चीजों में अब बिलीव नहीं करते हैं। मोदी अब उस सबसे ऊपर उठ चुके हैं। मोदी के लिए अब देश महत्वपूर्ण हो गया है। मोदी के लिए अभी जितनी आरोपें लग रही हैं मोदी के ऊपर, उसका कोई अब आधार नहीं है, क्योंकि आप एक चेतना के ऐसे जगह पहुंच जाते हैं, 76 साल के हो जाएंगे मोदी। ये उम्र ऐसा हो जाता है जहां आप एक प्रकार से वैराग्य की तरफ जाते हैं।
और मोदी शासन में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए एक प्रकार से वैराग्य की तरफ मुड़ेंगे। मतलब वो प्रशासनिक कार्य करेंगे, शासन का कार्य करेंगे, लेकिन वैराग्य भाव से करेंगे। मतलब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और जो हितकर होगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वही काम मोदी करेंगे। तो मोदी का उम्र भी ये संकेत दे रहा है। और ये जो अभी नया इंफॉर्मेशन आ रहा है कि संघ और मोदी के बीच में संबंध अच्छे हो गए हैं, ट्रूस हो गए हैं, कोई विवाद नहीं है, और दोनों के सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। और इधर आर्थिक मोर्चों पर सरकार अभी रैपिड एक्शन में आने वाली है। और इसके लिए मोदी ने 5 साल का लक्ष्य, वो 47 का लक्ष्य नहीं है, अगले 5 साल का लक्ष्य मोदी ने तय कर लिया है। परफॉर्मेंस और पेरिस, ये दो शब्द पे मोदी काम करेंगे। परफॉर्म कीजिए, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। मोदी का नया सीक्रेट अगले 5 साल का यही है। भारत को मजबूत आर्थिक शक्ति के लिए 47 का इंतजार न कराएं, अभी इसी वक्त हो जाए। और भारत को यह नारा आने वाले दिनों में अगर मोदी दें कि स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमारी आबादी पूरी अमेरिका, पूरे यूरोप को मिलाकर के भी 2 गुनी है। पूरी अमेरिका की आबादी पूरे यूरोप की आबादी को मिला लें तो भी 70 करोड़ नहीं है, 80 करोड़ नहीं है, हम तो 140 करोड़ हैं। और अगर मोदी ने 140 करोड़ लोगों के मन में यह भाव भर दिया कि हम दुनिया में सुपर पावर बनेंगे और हमारे पास 5 साल का वक्त है और जुट जाओ, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मोदी में वो सारे गुण हैं। मैं राजनीतिक रूप से, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी मोदी की प्रशंसा कर रहा हूं और चमचागिरी कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी का जिस मुद्दे पर मुझे आलोचना करनी होती है, बड़ी मुखर आलोचना करता हूं, करता रहा हूं, आगे भी करूंगा। कोई ऐसी चीज देखूंगा तो बड़ी मुखर आलोचना करूंगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मोदी के पास वो कैपेसिटी है, हर तरह से। एक प्रकार से कहिए कि मोदी को पॉलिटिकल बोनांजा मिला हुआ है। जाति चस्पा नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस चस्पा नहीं हो रही है। अब सांप्रदायिकवाद जो चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया। संघ ने एक नई धारा चला दी है, मुस्लिमों के साथ मिलकर के काम करना है, वो धारा भी काम कर रहा है। तो वो भी दरी ये खींचने वाले हैं, अपोजिशन जो डरा रहे हैं अकलियत कम्युनिटी को कि ये सत्ता में रहेगा तो तुम्हारा नुकसान होगा कुछ नहीं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग डराने की कोशिश करेंगे। तो मोदी का जो पॉलिटिकल बोनांजा है वो बीजेपी के लिए बड़ा लाभकारी है। इसलिए मोदी के पीछे अभी रॉक की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। और मोदी को भी यह चाहिए होगा कि वो संघ और संगठन में ऐसे लोग जो उनके जानी दुश्मन रहे हैं उनको भी अपना बना करके नया बीजेपी खड़ा करते हैं। एक एकजुट, समृद्ध, शक्तिशाली बीजेपी खड़ा करते हैं। वो समृद्ध, शक्तिशाली भारत का आधार बनाने की हालत में होगा। अभी जो जियोपॉलिटिकल की जो सिचुएशन है, इतना वोलाटाइल है। यूरोप की कमर टूटी हुई है, इंग्लैंड टूटा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी करा रहा है, जापान भी करा रहा है, और अमेरिका की अंदरूनी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। चाइना के भी अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। रसिया वॉर जोन में फंसा हुआ है, इजराइल वॉर जोन में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में एक स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पूरी दुनिया में भारत है, जो 11 वर्ष से स्टेबल है। और यही पूरी दुनिया को खटक रही है कि भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आओ, जो उसकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को ले आएगी। और फिर वहां पर कोहराम मचेगा, गृह युद्ध होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, पत्थरबाजी होगी, सड़कों पर मार्च ऑन होगा और माहौल खराब होगा। तो अभी ये स्थिति है बीजेपी को अंदर से मजबूत करने की और सरकार को भी परफॉर्मेंस की दिशा में ले जाने की। यही दो सीक्रेट है मोदी का, जो मोदी ने तय कर लिया है प्लानिंग। अमित शाह जो राज्यसभा में प्रत्युत्तर देने के लिए आए, वो इस बात का संकेत है कि साहब, नड्डा साहब,
आपसे ना हो पाएगा, तो अमित शाह को हम भेज रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। सीक्रेट सामने है, साफ संकेत है ट्रंप को, हम नहीं डरेंगे। और ऐसे लोगों को जो रात दिन चला रहे हैं, दो फाड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तलवार निकल गई साहब, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग इकट्ठे हैं, किसी को परिवर्तन किया जाएगा और किसी नए फोर्स को लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।